ये देखो फिर से। ओ ये देख, ये गिर रहा है ऐसे। इम्प्लोजन टेक्निक बोलते हैं इसे। देख देख, यहाँ यहाँ पे भी आ रहा है, अगल बगल वाला भी डैमेज हुआ होगा पक्का। व्हाट अ हिस्टोरिक मोमेंट। वाह, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। इसीलिए कहते हैं ना, जस्टिस टेक्स टाइम बट जस्टिस प्रिवेल्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सुपरटेक ट्विन टावर्स के बारे में। सुपरटेक ट्विन टावर्स जो सेक्टर 93A नोएडा में स्थित है, दिल्ली से बहुत ही नज़दीक है और इसीलिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई रहती है। इनफैक्ट अभी भी वहाँ पे 2 BHK 3 BHK की प्राइसिंग मोर देन 1 करोड़ तक चली जाती है। दोस्तों, सुपरटेक ट्विन टावर्स का डेमोलिशन का हम लोग बात करने वाले हैं। क्यों हुआ ये डेमोलिशन, क्या इसकी वजह थी, डेमोलिशन कैसे किया गया, ऐसे 30 माले यानी 30 स्टोरी बिल्डिंग को कैसे डेमोलिश करके उनको चकनाचूर कर दिया गया और इसके पीछे की कंट्रोवर्सी क्या थी, क्या डेमोलिश करना सही था या नहीं था, कंसर्न लोगों को कैसे कंपनसेट किया गया, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो इसके लिए आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। आपको इस वीडियो में वो सब पता चलेगा जो आपको इस कहानी के बारे में जानना है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी के शुरू से। सुपरटेक दोस्तों एक बिल्डर है जो बहुत ही विख्यात बिल्डर है। हज़ारों फ्लैट्स इन्होंने सक्सेसफुली बेच चुके हैं हाउस बायर्स को और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुली कंप्लीट किया है NCR में। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 2004 में, जब सेक्टर 93A में सुपरटेक ने अप्लाई किया था अप्रूवल के लिए। 93A में उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी ली थी और वहाँ पे उन्होंने अप्रूवल लिया नोएडा अथॉरिटी से वहाँ पे टावर्स बनाने की, जो बाद में चल करके एमरल्ड कोर्ट के नाम से विख्यात होने वाला था। इनिशियली इनको अप्रूवल जो मिली थी वो 14 टावरों के लिए मिली थी। हर टावर में 9 स्टोरीज बनने का प्लान था, जिनमें 3 BHK 4 BHK 5 BHK सब मिला करके बनाना था। 37 मीटर से ज़्यादा टावर्स की किसी की भी हाइट नहीं हो सकती थी एज पर अप्रूवल। ये 2004 की बात है। 2009 में प्लान चेंज करके सुपरटेक ने प्लान में मॉडिफिकेशन कराया और उसमें 11 टावरों के अलावा भी 2 और टावर लाने का मॉडिफिकेशन बनाया। ये वही 2 टावर हैं जिनको लेकर के बाद में कंट्रोवर्सीज हुई। शुरू में इसको सिर्फ 24 स्टोरी तक बनाने का अप्रूवल मिला। ये बात है 2009 की। दिक्कत ये था कि जो 11 टावर जो मिली थी, वहाँ पे जो रेसिडेंट्स थे, तो उनको जब फ्लैट बेचा जाता है, कोई भी प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स होता है, हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं, उनको बहुत सारी एमिनिटीज प्रॉमिस की जाती हैं, जैसे कि उनको जिम्नेशियम दिया जाता है, स्विमिंग पूल दिया जाता है और सामने गार्डन का एरिया दिया जाता है, पार्क दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें दी जाती है। तो वैसे यहाँ पे भी एमरल्ड कोर्ट के रेसिडेंट्स को भी ये चीज़ दिया गया था। बालकनी जो है पार्क फेसिंग होगी, का गार्डन एरिया होगा, ये सारी चीज़ें उनको दिया गया था। बट 2009 में जब सुपरटेक वालों ने प्रोजेक्ट मॉडिफिकेशन कराया, तो जो इनका गार्डन का एरिया था, वहाँ पे इन्होंने 2 टावर नया लाने का प्रोविज़न बनाया। तो इससे वहाँ के जो पहले से वहाँ पे जो लोग रह रहे थे, उनको ये दिक्कत हो रही थी कि उनके परमिशन के बिना ये किया गया। आप एक तरह से उनके प्रॉमिस को तोड़ रहे हो। आपने उनको जो बोल करके ये सारी प्रॉपर्टीज़ दिया था, आप उनकी वो कंडीशन को ही ब्रेक कर दे रहे हो। आप उनको एक तरह से चीट कर रहे हो। 2009 में वो 11 स्टोरीज़ के अलावा कुछ ट्रायंगुलर एरिया था, वहाँ पे सुपरटेक वालों ने 24 स्टोरी का टावर बनाने का प्लान था। ये पहला मॉडिफिकेशन था। अब हम आ जाते हैं मार्च 2012। दूसरा मॉडिफिकेशन उन्होंने प्लान में फिर से बनाया। मार्च 2012 में इन्होंने ट्विन टावर्स, जिनका लिमिट 24 स्टोरीज थी, बढ़ा करके 40 स्टोरी तक का करवाने का प्लान बना लिया और बाकायदा इन्होंने पूरी अप्रूवल भी ले लिया इन्होंने नोएडा अथॉरिटी से, जो ऐसे प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन करती है, इनको अप्रूवल्स देती है। और ये दोनों टावर का नाम था एपेक्स एंड सियान। तो एपेक्स एंड सियान का हाइट इन्होंने पहले 24 स्टोरी तक रखा था। अब वापस से इन्होंने 2012 में इन्होंने उसको बढ़ा करके 40 स्टोरी तक करवा दिया। तो तब तक जो है वहाँ के सारे रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का जो टीम था, यानी वहाँ के सारे जो रहने वाले लोग थे सोसाइटी में, वो सब ने मिल करके ये आवाज़ उठाने लगे। वो ऑब्वियसली उनको क्यों ना शिकायत हो भाई, क्योंकि उनके मुंह के सामने इतना बड़ा टावर आप खड़ा कर रहे हो। इनफैक्ट उन्होंने जब वो फ्लैट लिया था, वो सारी फैसिलिटीज़ उनसे बाकायदा छीना जा रहा है, क्योंकि आपके सामने पार्क एरिया अलॉटेड है। अब उस पार्क में आप 40 स्टोरी बिल्डिंग खड़ा कर रहे हो, ना वहाँ पे हवा का फ्लो वैसा बना रहेगा, ना वहाँ पे सनलाइट आएगा। तो उनका गुस्सा तो जायज़ था। तो मिड 2012 के आसपास वहाँ के रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में कंप्लेन करी बिल्डर के अगेंस्ट, यानी सुपरटेक के अगेंस्ट। कंप्लेन करते हुए उन दोनों टावर को गिराने की मांग करी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्यों? नोएडा यूपी में आता है और वहाँ का हाईएस्ट कोर्ट जो है इलाहाबाद कोर्ट है, तो वहाँ पे उन्होंने कंप्लेन डाल दी। तो इस तरीके से ये जो केस है वो पहुँच गया कोर्ट। एक तरफ थी रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की टीम और दूसरी तरफ थी एक जायंट बिल्डर, बिलियनियर, जो इतने सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर चुके थे और बहुत सारी फ्लैट्स की डिलीवरी बायर्स को डिलीवर भी कर चुके थे। 2014 में हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, रेसिडेंट्स के फेवर में दिया। कोर्ट ने ये एक्सेप्ट किया कि वहाँ पे जो दोनों टावर बन रहे थे वो इलीगल थे, वो बिल्डिंग कोड्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रेक कर रहे थे।
जैसे कि दो टावर जो थे, दो टावर के बीच में जो एक मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस से भी कम डिस्टेंस में इन दोनों टावर को बनाया गया था। एक तो ये रूल्स का वायोलेशन हो रहा था, दूसरा वहाँ पे जो रेसिडेंट्स प्रेजेंट थे उनके अप्रूवल के बिना, उनके परमिशन के बिना या उनके एनओसी के बिना या उनके क्लियरेंस के बिना आप ये दोनों टावर नहीं खड़ा कर सकते थे। तो ये दोनों ग्राउंड्स पे कोर्ट ने रूलिंग इन फेवर ऑफ RWA यानी रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन को दिया। एज एक्सपेक्टेड वो बिल्डर तो ऐसे शांत बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने इस हाई कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया में अपना पिटिशन फाइल कर दिया इस रूलिंग के अगेंस्ट। उनका दलील ये था कि उन्होंने जितना भी कंस्ट्रक्शंस करा वो सब एज पर लॉ रेगुलेशन और एज पर अप्रूवल फ्रॉम नोएडा अथॉरिटी से लेकर के करा है, तो वो कहीं गलत नहीं है। और उनका कहना ये भी था कि जो रेसिडेंट्स हैं उन रेसिडेंट्स का इस टावर के ऊपर कुछ बोलने का हक नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे से इस सारे केस को स्टडी करा और सोचते समझते हुए ये डिसीजन पे पहुंचे कि ऑब्वियसली उनके पास अप्रूवल तो था नोएडा अथॉरिटी से, लेकिन ये कॉमन सी चीज़ है कि आज जो है रिश्वतखोरी के वजह से या करप्शन के वजह से आपको अनड्यू फेवर्स दिया जाता है। ये एक ऐसा बीमारी है जिससे हमारा पूरा इकोनॉमिकल सिस्टम हमारा देश का जूझ रहा है। तो ये कोर्ट ने भी ये चीज़ को भली भांति समझा और इसीलिए उन्होंने हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसको सही करार देते हुए फिर से रूलिंग रेसिडेंट्स वेलफेयर के एसोसिएशन के फेवर में दे दिया, यानी कि वो दोनों टावर का जल्दी ही डेमोलिशन किया जाए। और कोर्ट ने ये भी कहा कि जितने वहाँ पे रेसिडेंट्स हैं जिनको 10 साल तक सफर करना पड़ा, ये हैरासमेंट फेस करना पड़ा, उनको 2 करोड़ का मुआवजा देने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर करा। और उसके अलावा जिन लोगों ने ट्विन टावर्स में इन्वेस्ट किया था फ्लैट के लिए, उन सबका पैसा लौटाया जाए इंक्लूडिंग 12% इंटरेस्ट फ्रॉम द टाइम ऑफ बुकिंग टिल द डेट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है। तो बहुत सारी बातें ये भी उड़ रही थी कि डेमोलिश क्यों करना है, क्योंकि बहुत मॉनिटरी लॉस है और सीज कर लेना चाहिए, गवर्नमेंट को ले लेना चाहिए। लेकिन इतना सख्त कदम इसलिए उठाया है क्योंकि ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा बाकी सारे बिल्डरों को। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2021 में ये बहुत बड़ा फैसला लिया कि डेमोलिशन को किया जाए और ये सारे कंपनसेशन रिलेटेड पार्टीज को दिया जाए। अब डेमोलिशन करने के लिए उसके पहले बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके लिए CBRI यानी सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो रुड़की में है, को CBRI को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो आसपास का सारा एरिया स्टडी करे, उनका प्लान स्टडी करे और ये डेमोलिशन कैसे किया जा सकता है, उनका पूरा रिस्क असेसमेंट किया जाए। रिस्क असेसमेंट से मतलब है कि ये जो दोनों बिल्डिंग को डेमोलिश किया जाएगा, कौन सा मेथड यूज़ होना चाहिए उस डेमोलिशन में, और डेमोलिशन के वक्त आसपास की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितनी बिल्डिंग्स हैं, उनमें कोई डैमेज ना हो। आसपास में जितने इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे उनकी ज़मीन के नीचे से गैस की पाइपलाइन जाती है, पाइपलाइन में कुछ डैमेज ना हो, जैसे कि गैस लीकना चालू हो जाए, कहीं कुछ अगर डैमेजेस हैं तो वो मिनिमम होना चाहिए। तो इसकी पूरी स्टडी करने के लिए CBRI को अपॉइंट किया गया। CBRI और नोएडा के ऑफिशियल्स दोनों सारी स्टडी करी कि कैसे डेमोलिश करना है, कौन सा मेथड यूज़ करना है। तो आज के मॉडर्न वर्ल्ड में दोस्तों एक टेक्निक है सिविल इंजीनियरिंग टर्म में, वाटरफॉल इम्प्लोजन मेथड। तो इस मेथड में क्या होता है कि पूरा स्ट्रक्चर है, उसमें स्ट्रेटेजिकली पोजीशन प्री डिसाइडेड पॉइंट्स हैं, वहाँ पे ये स्पेशल टाइप ऑफ एक्सप्लोजन ड्रिल करके वहाँ पे फिक्स किया जाता है और उसको सर्टेन इंटरवल में एक्सप्लोड किया जाता है। मतलब पूरा बिल्डिंग को एक बार में एक्सप्लोड नहीं करते हैं, सर्टेन इंटरवल यानी कुछ मिली सेकेंड्स का डिफरेंस होता है, यानी सबसे नीचे से वो स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद उसके ऊपर वाला, फिर उसके ऊपर वाला, और इस तरीके से वो पूरा बिल्डिंग का जितना एक्सप्लोजिव्स है वो एक्सप्लोड करता है। और उनका सीक्वेंस इस तरीके से बनाया जाता है कि वो इम्प्लोड हो, यानी कि वो अपने अंदर ही अंदर क्रम्बल करके और अपने बेस तक ही उनका जो मलबा है वो बेस तक ही सीमित रह जाए, एक्सप्लोड ना हो। तो ये इम्प्लोजन और एक्सप्लोजन में ये डिफरेंस है कि एक्सप्लोजन में क्या होता है कि मलबा है वो पूरा बाहर की ओर हाई वेलोसिटी से जाता है, इम्प्लोजन में वो बिल्डिंग अपने आप ही अंदर की तरफ क्रम्बल कर जाती है। और ये करना बहुत ज़रूरी इसलिए था क्योंकि सबसे नज़दीक में जो 2 टावर्स थे वो कुछ मीटर्स में ही थे पहले से जो बाकी बिल्डिंग्स थे जहाँ पे लोग रह भी रहे थे। हालांकि 28 अगस्त के 6-7 बजे से ही लोगों को वहाँ जो आसपास में लोग रहते थे उन सबको लोग वहाँ से निकाला गया, सबको वहाँ से निकाल करके एक सुरक्षित जगह में ट्रांसफ़र करा गया और पूरा दिन वो बाहर ही रहेंगे और शाम को अपने घर में लौटने की परमिशन दी जाएगी। ऑलमोस्ट 1 साल लग गया प्रिपरेशन में। और जो ग्रुप थी जिनको ये डेमोलिशन का काम दिया गया, एडिफिस इंजीनियरिंग एक इंडियन कंपनी है जिनका ये डेमोलिशन वाला काम है। इन्होंने सक्सेसफुली एक डेमोलिशन और भी करा था जो कोची में था, और उसके साथ में साउथ अफ्रीकन पार्टनर जिनका नाम है जेट डेमोलिशंस। तो ये दोनों अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं डेमोलिशन करने के लिए, ऐसे सुपर टावर्स को गिराने में ये एक्सपर्ट्स हैं। इन्होंने पहले भी ऐसे प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुली किए हैं। तो ये दोनों महादिग्गज को यहाँ पे बुलाया गया और सारी कंसर्न्ड टीम्स सब एक साथ मिल करके पूरी प्लानिंग के साथ फाइनली इतवार का दिन 28
अगस्त 2:30 बजे ये प्लान सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया गया। के बाद आसपास के सारे प्रॉपर्टीज को एग्जामिन किया गया, कहीं कोई मेजर डैमेज तो नहीं हुआ, इसके और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें को असेस करने के बाद फिर वहाँ पे लोगों को वापस जाने के लिए दे दिया गया। हालांकि ये बिल्डिंग जब क्रम्बल करी तो एक बहुत बड़ा क्लाउड बन के पूरा डेब्रिस का, पूरा स्मोक का क्लाउड जनरेट हुआ जो चारों तरफ फैल गया। उसके प्रिकॉशन में नोएडा अथॉरिटी वालों ने वहाँ पे फायर ब्रिगेड्स और वाटर स्प्रिंकलर्स को बुलाया हुआ था। डस्ट के ऊपर वाटर स्प्रे कर रहे हैं जिसकी वजह से वो जल्दी डस्ट सेटल हो जाए और डेब्रिस को फिर वहाँ से हटाने की काम वहाँ से स्टार्ट करी जाएगी। 3700 kgs ऑफ एक्सप्लोजिव्स इस डेमोलिशन में यूज किया गया था, जो स्ट्रेटेजिकली पूरे टावर में पोजिशन किया गया है। और आप ये टावर का फोटो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 3 स्टोरीज के बाद आप देखोगे कि उसको कवरिंग से उसको कवर किया गया है। वहीं पे वो एक्सप्लोजिव्स को प्लांट किया गया है कि जो कॉलम्स होते हैं यानी जो सपोर्ट स्ट्रक्चर होता है उसमें ड्रिल करके एक्सप्लोजिव्स फिट किया जाता है। जब एक्सप्लोजन किया जाता है या डेब्रिस यानी जो मलबा वो बहुत हाई वेलोसिटी से बाहर ना उड़ पाए। हालांकि उनका पोजीशनिंग इस तरह से किया जाता है कि वो अंदर की तरफ जाती हैं बट फिर भी थोड़ा बहुत जो बाहर जाता है, तो उसको कंटेन करने के लिए वायर मेशेस को और एक स्पेशल टाइप की बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है का कवरिंग पूरे टावर पे इन लोगों ने लगाया हुआ है ताकि वो डेब्रिस और जो हाई एयर प्रेशर जो जनरेट हो वो बाहर की ओर ज़्यादा न जा पाए। जब पूरी स्टडी की जा रही थी इनके डैमेजेस की तो सीबीआईआर ने ये भी पाया था कि जो गेल की पाइपलाइन यानी गैस की पाइपलाइन जो नीचे से गई हुई है उनको कुछ डैमेज पहुंच सकता है वाइब्रेशन की वजह से। तो इन्होंने उसको सेफगार्ड करने के लिए उसके ऊपर में स्टील की प्लेटिंग लगवाई। स्टील की प्लेटिंग के ऊपर में शॉक एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स यानी जैसे ट्रक के टायर्स, जो नियरेस्ट बिल्डिंग्स थे वो उन सब में वो ट्रक के टायर्स लगाए और फिर उनमें भी कवर किया वो स्पेशल मटेरियल के कवरिंग से, ताकि जो शॉक यानी कि थोड़ा बहुत वाइब्रेशन जो आ भी रहा है तो वो एब्जॉर्ब कर ले और आसपास की बिल्डिंग को कोई ज़्यादा डैमेज ना पहुंचे। और इस तरीके से 9 साल से जो लड़ाई चल रही थी सुपरटेक और रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के बीच में वो 9 सेकंड में फाइनल हो गया। जी हाँ दोस्तों, 9 सेकंड। और ये 30 माले की टावर, ट्विन टावर, सुपरटेक ट्विन टावर, एपेक्स जो 32 फ्लोर की थी और सियान जो 29 फ्लोर की थी, ये दोनों मलबे के ढेर में बदल गए। हालांकि ये प्लान को एग्जीक्यूट करने में पूरा बहुत सारे ग्रुप्स का हाथ था, बट एक शख्स का नाम मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा, चेतन दत्ता। वो शख्स हैं जिनके हाथ में वो रिमोट था, जिन्होंने अहम वक्त पे बटन प्रेस किया और सारे एक्सप्लोजन्स हुए। तो उनका कहना था कि वो बहुत इमोशनल हो गए थे उस टाइम भी, और वो कहते हैं जैसे ही उन्होंने रिमोट प्रेस किया और उसके बाद ही वो बाहर निकले और इनकी जो टीम थी जो उस वक्त उनके साथ प्रेजेंट थी वो आपस में एक दूसरे की तरफ बहुत ही इमोशनल होकर के देख रहे थे और इनके आंखों में आंसू भी आ गए, खुशी के आंसू थे कि उन्होंने ये प्लान, ये प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया, सेफली सब कुछ हो गया। तो दोस्तों फाइनली ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो गया और फिर इसके बाद फिर लोगों के मिक्स्ड रिएक्शंस होने लगे। कुछ लोगों का कहना था कि ये पैसे का वेस्टेज है, ऐसे नहीं करना चाहिए, सरकार को इसे ले लेना चाहिए था और गरीबों को रहने के लिए उनका प्रावधान इसमें बना देना चाहिए था। तो दोस्तों ये कहना बहुत आसान है, लेकिन आप ये सोचो कि वहाँ पे जो सोसाइटीज़ में जो लोग रह रहे हैं उनको एक तरीके से धोखा देने वाला फीलिंग हो रहा होगा, क्योंकि उनको जो गारंटी किया गया था वो उनको मिल नहीं रहा था। लोग अब घर खरीदता है तो अपनी लोग पूरी ज़िंदगी की सेविंग्स उसमें लगा देते हैं, इसीलिए लोग कितना रिसर्च करते हैं और जानकर समझकर सोच समझकर बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, तब जाकर के लोग घर लेते हैं। और घर लेने के बाद में जब लोगों के साथ ऐसा हो, ऐसा सफरिंग हो, तो आप सोच ही सकते हो कि कितना उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, दुख होता होगा, कितना हैरेसमेंट वाली फीलिंग होती होगी। हालांकि इस केस में हमने देखा कि रेजिडेंट्स ने बहुत अच्छा उन्होंने फाइट बैक दिया। कुछ सीनियर सिटीजन्स हैं जिन्होंने ग्रुप बना करके ये इनिशिएटिव लिया और ऑब्वियस नो डाउट कि उनकी बैकग्राउंड बहुत अच्छी होगी तभी, क्योंकि केस लड़ने के लिए बहुत फंड की ज़रूरत होती है। और सोचो 10 साल लग गए, 10 साल एक बहुत बड़ा समय होता है दोस्तों। 10 साल तक उन्होंने स्ट्रगल करा इस केस को लड़ने के लिए, और अपोजिशन में तो बिलियनियर और मिलियनियर है बैठे हुए, उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू 100 crores। बट जो रेसिडेंट्स हैं उनकी पूरी लाइफ की सेविंग वो घर पे लगाए हुए हैं, तो और वो वहाँ पे वो चाहते हैं कि आराम से वहाँ पे रहें। ऐसा कुछ आप मॉडिफिकेशन करने जा रहे हो प्रोजेक्ट में, और ऑब्वियस ही बात है क्योंकि कोई इसका अप्रूवल नहीं देता, और इसीलिए बिल्डर ने इस चीज़ को बाईपास करते हुए, अपनी मनमानी करते हुए, अथॉरिटीज़ को पैसा खिलाते हुए अप्रूवल ले लिया और सुपरटेक ट्विन टावर वहाँ पे इलीगली बिल्डिंग कोड्स को वायोलेट करते हुए बनाया। ये जो सख्त कदम उठाया गया है, ये इससे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है दोस्तों बिल्डर्स को कि तुम्हारा करप्शन अब नहीं चलेगा, तुम्हारी मनमानी अब नहीं चलेगी, तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। तुम जो गारंटी करते हो होम बायर्स को, उसको उसी तरह से दिलवाओ, उसको उसी टर्म्स में डिलीवर करो, और
इस चीज का पूरा इंश्योर करो, पूरी गारंटी करो कि जो आपने प्रॉमिस करा है वो ही डिलीवर करेंगे और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे। मैसेज तो बहुत क्लियरली जा रहा है उनके पास दोस्तों, और इसीलिए ये डिसीजन मेरे हिसाब से भी बहुत ज्यादा सही है। इसको डेमोलिश करना ही चाहिए था, डेमोलिश करके इन सबको ऐसे मनमानी बिल्डर्स को सबक सिखाना चाहिए था। तो इस तरह से हमारा सुपरटेक ट्विन टावर का डेमोलिशन हो गया, जिसका कॉस्ट पड़ा अराउंड नियरली अबाउट 20 करोड़ जो सुपरटेक ने दिया है एडिफिस इंजीनियरिंग को। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर पसंद आया तो लाइक बटन दबाइए और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर दबाइए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।